हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें जो है हम जितने भी जो है रेलवे वगैरह में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं तो उनको यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, यानी उनको डिस्कस कर रहे हैं। उनके जितने भी एमसीक्यू हैं हम इनको कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारी जो है एनसीईआरटी की क्लास भी चलती है, जिसमें हमने जो है 9th और 10th की आपकी जो है यहाँ पे एनसीईआरटी सिलेबस चलाया हुआ है, जो कि हमारा 9th का लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो 9th के जो हमने फिजिक्स के क्वेश्चन और केमिस्ट्री के 9th के फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर आपके थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी हमारी 10th की एनसीईआरटी से अभी कोर्स चल रहा है। तो 10th की एनसीईआरटी में जो है मैंने आपकी केमिस्ट्री लगभग आपको पूरी करा दी है, और जो आपका फिजिक्स में चैप्टर आपके चल रहे हैं, तो फिजिक्स में आपका बेसिकली जो आपका लेंस से संबंधित और दर्पण से संबंधित आपके जो है यहाँ पे टॉपिक चल रहे हैं। तो दर्पण वाला तो मैंने आपको कल बता दिया था, और लेंस वाला जो आपका टॉपिक छूट गया था तो वो मैंने आज आपको जो है पार्ट 2 आपको बता दिया। तो अगर अभी अभी तक आपने वो नहीं देखा तो आप जाके जो है प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि वो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली। उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड अगर आपने वहाँ से उसको नहीं देखा तो वहाँ से आप अपने पहले कंसेप्ट क्लियर कर दीजिए, और उसके बाद फिर इस सेशन में आइए, क्योंकि ये आपका एमसीक्यूज़ वाला सेशन यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है हमने जो है अधिक से अधिक क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं, जो कि हमारा टारगेट यहाँ पे 100 क्वेश्चंस का है। तो जो है हम यहाँ पे 100 क्वेश्चन कम से कम समय में करने वाले हैं, ठीक है। तो कम से कम समय में हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं सीधे सेशन में। तो 101 तक तो मैंने आपको कल करा दिए थे, तो आज यहाँ से जो है 102 से आपका जो है क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ से आता है आपका पहला क्वेश्चन, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो बेसिकली जो आपका आकाश होता है, आसमान होता है, ये नीला क्यों दिखाई देता है। तो पहला आता है, नीले रंग को छोड़कर श्वेत प्रकाश सभी रंगों को रंग हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक परिकीर्णित होते हैं। ये आपका गलत है, ठीक है। सभी रंगों का प्रकाश सही अनुपात में है, ये तो कहीं से जो है मिल नहीं खाता है। तीसरा आता है आपका, श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंग दैर्ध्य अपेक्षाकृत निम्न होती है, और यह जो है हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक परिकीर्णित होती है। तो ये आपका जो है सही है। अगला है, श्वेत प्रकाश हवा के सभी अणुओं द्वारा परिक्षेपित होता है। तो ये आपका यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर आ जाता है आपका सी, ठीक है। तो जो आपका श्वेत प्रकाश होता है वो बेसिकली नीले रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है उनके अपेक्षाकृत जो है निम्न होती है, और आपकी यह जो है हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक परिकीर्णित होती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आता है आपका, प्रकाशिक तंतु जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो आपका प्रकाशिक तंतु होता है बेसिकली ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये भी मैंने आपको जो है डिटेल में बताया हुआ है, आप जो है पिछले सेशन जाके देख सकते हैं। अगला आता है, उत्तल लेंस की फोलक लंबाई यानी जो आपकी फोकस दूरी होती है वो आपकी 50 सेंटीमीटर है, और इसकी जो है शक्ति की गणना कीजिए। तो बेसिकली इसकी शक्ति आपकी कितनी होगी। तो इसका आंसर आपको लगाना है। तो उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस आपका जो है इस प्रकार से आपका होता है। तो उत्तल लेंस में अगर ये आपका जो है मुख्य अक्ष होता है, तो इसकी जो फोकस दूरी आपको दी गई है ये आपका जो है आपको दी है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर आपको दी है। जैसे कि मैंने आपको जो है क्लास में, अगर आपने देखी होगी एनसीईआरटी वाली क्लास, तो वहाँ पे एक फॉर्मूला बताया था। तो जो डायोप्टर होता है डी इक्वल टू होता है आपका 1/f, ठीक है। तो 1 जो बेसिकली आपका मीटर होता है, और डी की बात करें तो डायोप्टर, ठीक है। तो डायोप्टर में निकालना है, तो डी इक्वल टू आ जाएगा 1 मीटर में कितने होते हैं आपके, 1 मीटर में आपके आ जाएंगे 100 सेंटीमीटर। और जो इसकी एफ की बात करें तो ये आपका जो है फोलक लंबाई आपको दी गई है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2, ठीक है। तो डी की वैल्यू आपके यहाँ पे 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो आपका जो यहाँ पे 2D हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है आपका, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2.5 मीटर है, और उसकी क्षमता जो है ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो उसकी क्षमता बेसिकली यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो उत्तल लेंस की यहाँ पे फोकस दूरी दी गई है, वो भी इसी फॉर्मूले से निकलेगा, 2D इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो अगर आपका डी की बात करें तो 1/f, एफ जो है फोकस दूरी यहाँ पे दी गई है 2.5 मीटर, ठीक है। तो ये मीटर में दी गई है, ठीक है। तो ये आपका 1 मीटर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर इसको जो है हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ जो है आपका 100 हो जाएगा, और यहाँ आपका जो है 250 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पे भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25 चकू आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट हटा देंगे, इसको पॉइंट हटा दो थोड़ी देर के लिए। अगर आपका यहाँ पे अगर आपको दशमलव का भाग देना आता है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 25 का भाग अगर आप 10 में देंगे तो भाग नहीं जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, शून्य बढ़ाएंगे, फिर आपका आ जाएगा 25 चौको 100। ठीक है, तो ये आपका 0.4 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। अगला है आपका, एक वस्तु जो है 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई यानी जो फोकल लंबाई होती है वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी आपकी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब जो है कितनी दूरी पर बनेगा। तो जैसा कि इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जो आपकी फोकल लंबाई होती है, ठीक है, तो फोकल लंबाई से अगर आपकी जो है यदि लेंस की दूरी अगर आपकी यहाँ पे 30 सेंटीमीटर दी गई है तो इसका बेसिकली प्रतिबिंब आपका जो है इसका आधा हो जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका, परावर्तित किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब। तो जो आपकी परावर्तित किरणें होती है बेसिकली उनका प्रतिबिंब आपका जो है कहाँ पे बनता है, तो वो आपका प्रतिबिंब आपका जो है वास्तविक होता है। ठीक है, तो ये आपका जो हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो अगर हम जिस प्रतिबिंब को स्क्रीन पे देख सकते हैं वो आपका जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है आपका, एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई डॉट डॉट होती है। तो जो आपका उत्तल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये आप कहाँ से बोल रहे हो तो इस उसको मैंने एनसीईआरटी वाली किताब है वहाँ से पढ़ाया है, आप उसको देख सकते हैं वहाँ पे। अगला है आपका, किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है उसके वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के समान कहाँ रखा जाना चाहिए। तो अगर कोई वस्तु है उसका प्रतिबिंब जो है उसके वास्तविक आकार को का प्राप्त करने के लिए तो वस्तु को बेसिकली उत्तल जो आपका उत्तल लेंस होता है उसके जो है 2f1 पर रखा जाना चाहिए। ये भी मैंने आपको डिटेल में बताया, इसकी भी आपको बताने की मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है। अगला आता है, एक लेंस के डॉट 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 से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी। तो बेसिकली अगर कोई भी लेंस होगा तो इसके प्रकाशिक केंद्र पे से जो किरण गुजरेगी वह आपकी जो है बिना विचलन हुए निकल जाएगी। ठीक है, तो आपको एक बार शॉर्ट में दिखा देता हूँ। तो ये आपका जैसे उत्तल लेंस मान लो या आपका अवतल लेंस, कोई भी लेंस मान लो, तो इसका जो प्रकाशिक केंद्र होता है आपका बीच का सेंटर होता है सी। ठीक है, तो इसको प्रकाशिक केंद्र बेसिकली बोलते हैं हम लेंस की भाषा में। तो अगर कोई किरण यहाँ से आती है तो ये बेसिकली बिना विचलित हुए ही आपकी निकल जाती है। ठीक है, तो जैसा कि अगर मैं इसकी बात करूँ आपका एक बार और दिखा देता हूँ, ये आपका उत्तल लेंस हो गया, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका प्रकाशिक केंद्र है बीच का सेंटर सी। ठीक है, तो कोई किरण अगर आपका सेंटर से गुजरेगी तो ये बिना विचलित हुए ही आपकी सीधी निकल जाती है। लेकिन अगर इसकी बात करें इस प्रकार से, अगर कोई इसके समांतर आती है तो वो फोकस की ओर यहाँ पे मिलती है। ठीक है, यहाँ फोकस पे आपकी मिलती है जो आपकी समांतर किरण आती है। अगर इसी प्रकार से अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस में जी आपका मुख्य अक्ष हो गया, अगर ये सीधी जा रही है सेंटर से तो ये आपका जो है बिना विचलित हुए निकल जाएगी। लेकिन अगर आपका सीधी इसके समांतर आपकी किरण आ रही है तो ये है इस प्रकार से यहाँ से निकल जाएगी, जो कि आपका यहाँ पे फोकस पे मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी जो है किरण यहाँ से विचलित हो जाती है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, जब एक वस्तु को जो है उत्तल लेंस की 2f1 स्थिति पर रखा जाता है तो छवि का आकार क्या होगा। तो बेसिकली छवि का आकार वो है पूर्ववत होगा। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको ये भी बताया हुआ है, इसको भी आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। पहले तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो है पहले वहाँ से एनसीईआरटी की जो मैंने लेंस के बारे में आज आपको टॉपिक पढ़ाया है उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइए तो यहाँ पे एमसीक्यू जो है आपको काफ़ी ज़्यादा सरल लगेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से जैसे कि आपका हो गया आपका उत्तल लेंस। ठीक है, तो उत्तल लेंस है तो यहाँ से जो है ये आपका हो गया फोकस। ठीक है, तो ये आपका 2f1 यहाँ हो जाता है। ठीक है, तो 2f1 की स्थिति पर अगर यहाँ पे जो है आपका कोई भी वस्तु आपकी रखी जाती है तो इसका छवि का आकार अगर आपका बनेगा तो इसका जो है पूर्ववत आकार बनता है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आता है आपका, एक लेंस की शक्ति इसकी डॉट डॉट के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो एक लेंस अगर आपका कोई भी लेंस है तो इसकी शक्ति आपकी जो पावर होती है वो बेसिकली फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसा कि आप फॉर्मूला मैंने अभी भी आपको बताया, D = आपका P होता है। ठीक है, यानी पावर ऑफ लेंस, तो जो आपकी लेंस की पावर होगी वो 1/f होती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका जो है वहाँ से निकला था। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आता है आपका, एक गोलाकार दर्पण तथा पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में जो है -20 सेंटीमीटर की फोलक लंबाई दी गई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये लंबाई जो आपकी दी गई है माइनस में दी गई है। तो इस ऐसे परिदृश्य में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होने की संभावना है। तो बेसिकली इसमें जो है यहाँ पे अगर ऐसा आपको माइनस में दिया हुआ है तो माइनस का साइन हमेशा जो है अवतल में आता है। तो ये भी आपको यहाँ वहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बताया है। तो ये दोनों उत्तल हैं। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि अवतल में ऐसा होता है दर्पण अवतल और अवतल है और लेंस उत्तल है, ये भी गलत, दर्पण उत्तल और लेंस अवतल। ठीक है, तो ये दोनों बेसिकली आपके जो है अवतल हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 25 सेंटीमीटर है और इसकी क्षमता शक्ति
अब इसकी गणना कीजिए। तो किसी लेंस की अगर फोलक लंबाई यानी फोकस लंबाई आपकी दी गई है 25 सेंटीमीटर, तो इसकी जो है शक्ति क्या होगी, तो D इक्वल टू 1/f आ जाएगा, ठीक है। तो 1/f में आ जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर, तो 1 आपका बेसिकली ये 1 मीटर था, तो 100, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4, ठीक है। तो 4D आपकी D का मान जो है आपका यहाँ पे 4 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आता है आपका, अवतल लेंस की नाभीय लंबाई आपकी डॉट डॉट होती है। तो जो आपका अवतल लेंस होता है उसकी नाभीय लंबाई बेसिकली आपकी ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो जो आपकी नाभीय लंबाई होती है। नेक्स्ट आता है आपका, अभिसरण का बिंदु या वह बिंदु जिससे जो है लेंस में किरणें उत्पन्न होती प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे बेसिकली आपका जो है फोकस कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको जो है काफ़ी सरल है, आप जो है यहाँ पे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, जब वस्तु को जो है डॉट 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 पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो बेसिकली जब कोई वस्तु को आप फोकस बिंदु पर रखते हैं, यानी कोई वस्तु है आपकी, ठीक है, ये आपका लेंस हो गया, अगर आप कोई वस्तु को फोकस बिंदु पर रखते हैं तो उसका अभिसरण बेसिकली यहाँ पे जो है कोई प्रतिबिंब आपका नहीं बनता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका, लेंस बनाने के लिए जो निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है, तो मिट्टी का उपयोग तो नहीं होता, पानी का उपयोग होता है, कांच का होता है, प्लास्टिक का भी होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो मिट्टी है इसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, एक लेंस में जो है प्लस 2.0D यानी 2D की शक्ति है, तो लेंस की किस्म और इसकी फोलक लंबाई होगी। तो बेसिकली अगर लेंस के किस्म की बात करें तो ये आपका जो है बेसिकली आपका जो है उत्तल लेंस हो जाएगा, और जो है इसकी फोलक लंबाई की बात करें तो ये आपका 0.5D हो जाएगा, ठीक है। तो 0.5D आपका कहाँ से आया, आप जो है D इक्वल टू 1/f वाला सूत्र यहाँ पे लगा के देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आता है आपका, रूट प्रतीकों के साथ लेंस का फॉर्मूला है। तो लेंस का फॉर्मूला जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है लेंस का फॉर्मूला होता है। अगर उसी प्रकार से दर्पण की फॉर्मूले की बात करें तो दर्पण का फॉर्मूला आपका ये वाला होता है, ठीक है। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u आपका जो है दर्पण का फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, लेंस के नाभीय बिंदु अथवा फोकस पॉइंट जो आपका होता है और दृष्टि केंद्र या ऑप्टिक सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो जो आपका लेंस का जो आपका नाभीय बिंदु होता है और फोकस पॉइंट होता है आपका, ठीक है, और जो आपका दृष्टि केंद्र या ऑप्टिक सेंटर होता है, तो उसके बीच की दूरी को हम कहते हैं आपका फोलक लेंथ या नाभिकीय लंबाई, ठीक है। तो जो आपकी फोलक लेंथ होती है वही आपकी जो है नाभीय लंबाई होती है। तो ये भी आपको याद। अगला क्वेश्चन आपका बन जाता है, यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति जो है प्लस 2.0D है तो यह किस प्रकार का लेंस होगा। तो यह बेसिकली आपका जो है उत्तल लेंस होता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है। अगला आ जाता है आपका, लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। तो ये आपका जो है अवतल लेंस होता है, इसका प्रयोग बेसिकली आप जो है निकट दृष्टि दोष जिनमें होता है उनके लिए यहाँ पे किया जाता है। अगला आता है, एक विकार जिसमें जो है एक व्यक्ति दूरी की वस्तु को जो है स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे बेसिकली आपका जो है मायोपिया कहा जाता है, ठीक है, काफ़ी कॉमन सा है। अगला आता है आपका, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो जो आपका दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति होता है उसका जो है बेसिकली आपका जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है। तो आपने आई देखा होगा, रेटिना है तो रेटिना के पीछे जो है उसका प्रतिबिंब बनता है, जो जिसपे जो है दूरदृष्टि दोष होता है। अगला आता है, हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा जो है लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली जो हाइपरमेट्रोपिया द्वारा पीड़ित होते हैं उन लोगों द्वारा आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। तो बेसिकली अगर आपकी दो फोकस दूरियों वाले लेंस का प्रयोग जो आपका बेसिकली जो आपकी मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया आपकी बीमारियां होती हैं तो इनसे जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों द्वारा आपकी जो है दो फोकस दूरियों वाले लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, रोशनी के लिए जो है आपका साधारण बल्ब की जगह एलईडी या सीएफएल इस वजह से ले रहे हैं। तो बेसिकली जो आपकी रोशनी घरों में रोशनी होती है यानी आप जो बल्ब होते हैं आपके, तो बेसिकली आपके घर में आजकल तो सबके घरों में लगभग एलईडी है या तो आपके घर में सीएफएल वगैरह होंगे। तो वो जो है इस वजह से लेते हैं ताकि जो है आपकी जो है ऊर्जा दक्षता आपकी जो है यहाँ पे कम हो जाए, ठीक है। तो जो आपकी वहाँ पे एनर्जी है वो आपकी जो है बिजली की एनर्जी जो होती है आपकी वहाँ पे बिजली की खपत आपकी कम हो सके। अगला आता है, निम्न इनमें से
किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है? तो जो आपका माइक्रोस्कोप होता है इसमें जो है आपका उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका थिएटर में 3D फिल्में देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनने होते हैं क्योंकि। तो बेसिकली अगर आपको थिएटर में फिल्में देखनी है तो 3D फिल्म देखते समय जो है आपको विशेष चश्मे इसलिए पहनने होते हैं ताकि वहाँ पे क्या होता है आपका जो आपकी 3D फिल्में होती हैं वो विशेष रंग वहाँ पे इस्तेमाल करती है जो मानव आंखों द्वारा महसूस नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। तो उनके द्वारा जो विशेष कलर होते हैं, पर्टिकुलर कलर होते हैं, उनको वहाँ पे जो है इस्तेमाल किया जाता है, तो जो है मानव आंखों द्वारा वो महसूस नहीं किए जा सकते हैं। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आता है आपका पेरिस्कोप में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो जो आपका पेरिस्कोप होता है उसमें बेसिकली आपका जो है साधारण शीशा का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला आता है इनमें से किस ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर ऑप्टिकल लेंस की बात करें तो जो आपका टेलीस्कोप होता है इसमें आपका ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है। अगला आता है जल की बूंदों से डॉट 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 होकर इंद्रधनुष बनता है। तो जो आपकी जल की बूंदें होती है उसमें जो है आपका प्रकाश का जो प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन होता है, तो उससे आपकी जो है जल की बूंदें यहाँ पे जल की बूंदों से आपका इंद्रधनुष बनता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा जो है प्रकाश के परिक्षेपण के बाद जो है सबसे कम विचलित होता है? तो इसकी बात करें तो ये आपका जो है लाल रंग होता है। तो जो आपका लाल रंग होता है तो इसके परिक्षेपण के बाद जो है सबसे कम यहाँ पे विचलित होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका श्वेत प्रकाश के निम्न में से किस रंग की तरंग दैर्ध्य उच्चतम होती है? तो जो आपका लाल रंग होता है इसकी तरंग दैर्ध्य आपकी जो है सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये भी आपको जो है यहाँ पे पॉइंट याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आता है आपका जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण है, यानी अगर आपने देखा होगा प्रिज्म में अगर आप सूर्य की किरण आप जो है सूर्य की जो गर्मी रहती है यानी सूर्य की जो आपकी धूप निकलती है उसमें आप वहाँ पे अगर आप प्रिज्म को रख दो तो प्रिज्म जो है प्रकाश को जो है 7 रंगों में डिवाइड करता है। तो इसमें से अगर आपका जो है प्रिज्म को वहाँ पे रखते हैं तो बेसिकली उसके परिक्षेपण क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसमें आपका परिक्षेपण क्यों नहीं होता? तो जो आपका कांच का प्रिज्म होता है श्वेत प्रकाश को जो है 7 रंग जो है कांच के प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरते हैं। तो जो आपके 7 रंग होते हैं वो जो है अलग अलग चाल से गुजरते हैं, यानी उनकी तरंग दैर्ध्य आपकी अलग अलग होती है, इसलिए जो है वहाँ पे जो है 7 रंग आपके वहाँ पे दिखाई देते हैं। अगला आता है आपका वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है? तो जो आपकी वायुमंडल होती है उसमें अगर आपका प्रकाश का विसरण हो रहा है तो इसका कारण बेसिकली आपका धूलकण होते हैं, ठीक है। तो जो आपके धूलकण होते हैं इसलिए आपका उसमें प्रकाश का विसरण नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन आता है प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लिया गया कांच है। तो जो आपके प्रयोगशाला उपकरण होते हैं उनको बनाने के लिए बेसिकली जिस कांच का उपयोग किया जाता है तो वो आपका जो है पायरेक्स कांच होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है आपका अलग अलग तारे का रंग जो है अलग अलग होता है, ठीक है। तो जैसे आपने आसमान में तारे देखे होंगे तो उनका रंग बेसिकली आपने देखा होगा अलग अलग होता है। तो निम्नलिखित में से किसके कारण ऐसा होता है? तो बेसिकली अगर बात करें चाल की बात करें तो चाल के कारण नहीं होता, दूरी की बात करें नहीं होता, जो आपका टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर यानी आपका जो तापमान होता है इसके कारण जो है तारों का रंग आपका अलग अलग आपको दिखाई देता है, यानी आपको दिखाई देता आपका प्रतीत होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका तारों के रंगों में परिवर्तन प्रदर्शित करता है। तो जो आपका तापमान होता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपको बता दिया है, ठीक है। आगे आता है आपका दूरबीन क्या है ठीक है। तो जो आपकी दूरबीन की बात करें तो दूरबीन यह आपकी जो है दूर की वस्तु देखी जाती है, ठीक है। ये तो सही है, नज़दीक की वस्तु देखी जाती है, इसका प्रयोग तो नहीं। इससे जो है पानी की गहराई मापी जाती है, ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी दूरबीन होती है दूर की वस्तु देखने के लिए आपका जो है प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। तो ये आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका प्रकाश के ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें हैं। तो अगर प्रकाश के ध्रुवण की बात करें तो इससे बेसिकली यह सिद्ध होता है कि जो आपकी प्रकाश तरंग होती है वो आपकी जो है अनुप्रस्थ तरंग होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, जो आपकी प्रकाश की तरंगें होती है वो आपका जो है अनुप्रस्थ तरंगें होती है। अगला क्वेश्चन आता है आपका प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो बेसिकली अगर गलत कथन की बात करें वह ध्वनि की गति से अधिक तीव्रता से चलता है, ठीक है। तो ये आपका जो है सही कथन है, क्योंकि प्रकाश की गति आपने देखा होगा अगर कभी बिजली आसमान में चमकती है तो प्रकाश आपका पहले दिखाई देता है लेकिन ध्वनि बाद में आती है। तो इससे पता चलता है कि प्रकाश की गति आपकी अधिक होती है, वह निर्वात में से गुजर सकता है, ठीक है। ठीक है, तो ये भी आपका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रकाश जो है होता है आपका निर्वात में चल सकता है, ठीक है, यानी निर्वात से होकर गुजरता है।
वह निर्वात में से नहीं गुजर सकता है। तो ये आपका जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये भी आपका जो है गलत हो जाएगा। तो बेसिकली आपका जो यहाँ पे आपको गलत ऑप्शन निकालना है, तो गलत ऑप्शन जो है ये आ जाएगा, ठीक है। तो प्रकाश जो है निर्वात से होके नहीं गुजर सकता है, ये आपका गलत ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, प्रकाशीय गेज निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो आपके प्रकाशीय गेज होते हैं वो आपके जो है परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करते हैं, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे आता है, जब प्रकाश की कोई किरण प्रकाश तो सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो वो, तो जैसे कि मैंने आपको जो है एनसीईआरटी वाले चैप्टर में भी बताया, तो जो आपकी प्रकाश की किरण होती है अगर सघन से विरल माध्यम में जाती है तो वो बेसिकली जो है नॉर्मल से दूर मुड़ती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आपकी सघन माध्यम हो गया, जैसे आपका यहाँ पे ये ग्लास है, ठीक है, कहाँ बता देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे अगर आपका ये ग्लास है, ये आपका नीचे मान लो एयर है, ठीक है, तो ये आपका सघन माध्यम हो गया। तो प्रकाश की किरण अगर आपकी यहाँ से जा रही है, ये कांच से जा रही है, और ये आपका जो है नॉर्मल होता है, ठीक है, जो आपका जिसको कि हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है, यानी अभिलंब भी बोलते हैं। तो अभिलंब हो गया, तो ये अभिलंब से आपकी दूर को हट जाती है, ठीक है। तो दूर को हट जाती है बेसिकली यह आपका जो है सघन से अगर विरल माध्यम में आती है, लेकिन अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो ये इसकी ओर झुक जाती है, ठीक है, नॉर्मल की ओर आपके झुक जाती है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला आता है आपका, सूखा बालू जो है चमकीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि गीला बालू जो है द्युतिहीन होता है। तो अगर सूखा बालू की बात करें तो बेसिकली इसका कारण आपका परावर्तन का कारण होता है, ठीक है। तो सूखा बालू आपका जो है परावर्तन करता है। इसका जो एक कारण और होता है, एक क्वेश्चन और आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपका राजस्थान में मरीचिका होती है, मृग मरीचिका, तो इसका कारण क्या होता है। तो इसका कारण बेसिकली जो बालू होता है वो प्रकाश का परावर्तन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, मछुआरे को तालाब के किनारे मछली को जो है भाले से मारने की कोशिश में क्या करना चाहिए। तो जो बेसिकली मछुआरे होते हैं उनको मछली के नीचे जो है ध्यान लगाना चाहिए, सीधे मछली पर ध्यान लगाना चाहिए, मछली के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली ये मछली के नीचे यहाँ पे ध्यान लगाना चाहिए, ठीक है। ये ऑप्शन आपका जो है सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई। तो कोई आपका स्वच्छ जल वाला तालाब है जैसे, उसकी आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है, तो इसका कारण क्या होता है। तो इसका कारण आपका जो है अपवर्तन का कारण होता है, ये भी मैंने आपको एनसीईआरटी वाले चैप्टर में बताया। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं आधे से ज़्यादा जो है मैंने आपको क्लास में यहाँ पे बताए हुए हैं। तो यहाँ पे जो है आपको एमसीक्यूज करने में यहाँ पे अगर जिसने वो क्लास देखी होगी तो उसको बेसिकली यहाँ पे मज़ा आ रहा होगा, और जिसने अगर वो क्लास नहीं देखी होगी तो उसको यहाँ पे जो है सारे क्वेश्चन आपको कठिन लग रहे होंगे। तो इस प्रकार से आप जो है एनसीईआरटी वाली क्लास का फ़ायदा यहाँ पे ले सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। अगला आता है आपका, किस गुणधर्म से के कारण जो है पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो बेसिकली आपका ये अपवर्तन के कारण होती है, ये भी मैंने आपको बताया था। जैसे आपकी ग्लास है तो ग्लास में अगर आप पेंसिल वगैरह डालते हो तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे मुड़ी हुई प्रतीत होती है, ये भी मैंने आपको डिटेल में बताया है। अगला आता है, किसी पात्र में जो है द्रव की मात्रा की आभासी गहराई 15 सेंटीमीटर है, यदि उसकी वास्तविक गहराई 20 सेंटीमीटर है तो द्रव का अपवर्तनांक होगा। तो द्रव का अपवर्तनांक बेसिकली आपका जो है 1.33 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आता है आपका, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण है। तो जैसा आपका अगर एक आपका अवतल दर्पण यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, तो ये तो आपका लेंस हो गया, ठीक है। तो आपका अगर अवतल दर्पण हो गया तो बेसिकली अगर जो आपका केंद्र होता है, ठीक है, केंद्र होता है, उससे अगर कोई किरण जाती है तो वो बेसिकली आपका क्या होता है, बिना मुड़े ही चली जाती है, ठीक है। अवतल दर्पण की बात हो या आपका अवतल लेंस की बात हो, उत्तल लेंस की बात हो, तो कोई भी आपका दर्पण या लेंस होता है जो आपकी सेंटर से होके किरण जाती है वो जो है आपकी बिना विक्षेपित हुए निकल जाती है, यानी आपकी सीधी वह आपकी निकल जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे यही क्वेश्चन दिया गया है। तो ये आपकी जो आपतित किरण होगी वो आपकी जो है कितना मुड़ेगी, तो ये आपका जो है 0 डिग्री मुड़ेगी, यानी आपका जो है इस किरण में कोई भी आपका विक्षेप देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको याद रखना है। अगला आता है आपका, जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परावर्तित होती है तो परिवर्तन आता है उसके, ठीक है। तो जब कोई किरण जो है आपकी, जब कोई तरंग जो है दर्पण से परावर्तित होती है तो उसमें बेसिकली आपका जो है आयाम में आपकी जो है चेंजेस आते हैं, ठीक है, परिवर्तन आता है। अगला पॉइंट आता है आपका, अगला क्वेश्चन, हीरे रात में क्यों चमकते हैं। तो हीरे की बात करें तो हीरे रात में इसलिए चमकते हैं क्योंकि क्या होता है, जो आपकी रात में उच्च अपवर्तन के कारण जो है प्रकाश की किरणें आंतरिक रूप से
परावर्तित होती है। तो ये आपका जो है यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका वाई में लैम्डा तरंगदैर्ध्य का जो आपका प्रकाश अपवर्तनांक म्यू के माध्यम में प्रवेश करता है। तो इस माध्यम में इस प्रकाश के पथ के साथ पड़ने वाले बिंदु x पर स्थित हैं, तो इन बिंदुओं के बीच आपका कलांतर होगा। तो इन बिंदुओं के बीच जो आपका कलांतर वो होता है वो आपका जो है म्यू 2π/λ इंटू एक्स होता है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है एक, बेसिकली आप इसको जो है यहाँ पे याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है आपका किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू निर्वात में प्रकाश की गति आपकी c हो गई और उस माध्यम में प्रकाश की गति जो है v के बीच आपका सही संबंध होता है। तो इनके बीच सही संबंध की बात करें तो ये आपका सही आंसर आता है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन सी है वो आपका जो है सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। म्यू इक्वल टू c/v जो है आपका सही आंसर हो जाता है। तो दोस्तों सेशन को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे मैं इस सेशन को समाप्त करता हूँ, क्योंकि जो है हमने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। लगभग हमने जो है 50-55 क्वेश्चन तो यहाँ पे डिस्कस कर दिए होंगे और जो है सेशन जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सेशन को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आप चैनल पे नए हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगले धमाकेदार सेशन के साथ। और मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो आप एनसीईआरटी वाली क्लास नहीं देख रहे हो उस क्लास को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप एनसीईआरटी वाली क्लास देखते हो तो यहाँ पे आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की क्लास देखते हो तो यहाँ पे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। उम्मीद है दोस्तों आप जो है सभी क्लासेस को यहाँ पे देख रहे होंगे, तो इससे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मैं आपको जो है सुबह आपको फिर से आपको एनसीईआरटी वाली क्लास लेके आऊँगा और उसके बाद जो है उस पर बेस आपके जो क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर उनको यहाँ पे कराऊँगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।